हमारे यहाँ जिस लड़की की भी शादी होने वाली होती थी, तो शादी की एक रात पहले उस लड़की के हाथ पर लाल रंग का धागा बाँधा जाता था, जिसकी वजह से वो सारी रात सोई रहती और जब अगली सुबह उसकी आँख खुलती तो उसके पास ढेर सारे पैसे होते। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी थी और मैं ये राज़ जानना चाहती थी। इसलिए जब मेरी शादी के एक रात पहले मेरे हाथ पर धागा बाँधा गया, तो मैंने चुपके से उस धागे को तोड़कर फेंक दिया और सोने का नाटक किया। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि ये देखकर मेरी रूह काँप गई कि एक आदमी शाम ढल चुकी थी, रात होने वाली थी, शांत हवा चल रही थी। मैं छत पर बैठी पंछियों को अपने घर वापस लौटते हुए देख रही थी। मेरी माँ आई और मेरे बगल में बैठ गईं। तभी एकदम से मुझे सारा माहौल घुटन जैसा महसूस होने लगा था। माँ बोली, "रोमा, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। शादी से एक रात पहले तुम्हें अपने हाथ पर एक लाल धागा बाँधना होगा और मैं तुम्हारे मुँह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती।" इतना कहकर मेरी माँ उठकर चली गई थी। मैं गुस्से से उनको पीछे से घूरने के सिवाय कुछ ना कर सकती थी। मुझे मेरी माँ ज़रा भी पसंद नहीं थी और इसकी वजह मैं किसी को तो क्या खुद को बताने से भी डर सी जाती थी। हमारे परिवार में एक रिवाज था कि परिवार में से जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो शादी से एक रात पहले वो अपने हाथ पर लाल रंग का धागा बाँध लेती थी। फिर सुबह होते ही उसके पास ढेर सारी दौलत पड़ी होती थी। लेकिन मुझे ये रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं इस रिवाज का बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन फिर भी मैं इस रिवाज के पीछे छुपी हकीकत को जानना चाहती थी। इसलिए मैंने मन ही मन में एक योजना बना ली थी। शायद माँ को इस बात की थोड़ी बहुत भनक लगी थी, तभी तो वो मुझे याद दिलाने आई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है, किस परिवार में हो रही है, मैं शादी के बाद कौन से शहर में चली जाऊंगी, कुछ भी नहीं पता था। मैंने दबे शब्दों में माँ से पूछा भी था, लेकिन वो गुस्सा हुई और बोली कि तेरे लिए ये जानना काफ़ी नहीं है कि तुम किस दिन दुल्हन बनोगी। मैंने ज़ोर दिया तो माँ मेरी पढ़ाई का मजाक उड़ाने लगी थी और वो सुनीता दीदी को कोसने लगी थी। वो बोली, ज़्यादा पढ़ने लिखने से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और तेरी बहन जो घर से भाग कर गई है ना, तुम भी वैसा करने की कोशिश भी मत करना। तुम दोनों बेटियों ने हमारी नाक कटवा दी है, किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं हमें छोड़ा हमें। मुझे माँ से ऐसी ही उम्मीद थी, इसलिए मैंने उनकी बात अपने दिल पे नहीं ली। लेकिन मैं पिताजी के पास बड़ी उम्मीद लेकर गई। मैंने पिताजी से कहा, "पिताजी, मैं उस लड़के की तस्वीर देखना चाहती हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली है।" मुझे पिताजी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो बोले, "क्या तुम्हें अपने पिता से बेशर्मी की बातें करते हुए ज़रा भी सी भी शर्म नहीं आई? क्या तुम भी सुनीता जैसे इरादे लेकर बैठी हो? शादी से एक दिन पहली वाली रात को चुपचाप अपने हाथ पर लाल धागा बांध लेना, यही रीत है और यही रिवाज है।" मैं चुप हो गई थी क्योंकि ये परंपरा हम बहनों को रास नहीं आई थी। आज भी मेरा ये दिल सोचकर हैरान हो जाता है कि जिस रात मेरी बड़ी बहन सुनीता की शादी थी वो बहुत खुश थी। उसने हाथ पर धागा बांधा हुआ था, लेकिन ना जाने आधी रात को क्या हुआ था, पूरा घर उसकी चीखों की आवाज़ से गूंज उठा था। हम सब उठकर बैठ गए थे, लेकिन जब हम उसके कमरे में भाग कर गए तो पूरा कमरा खाली था, जबकि उसकी चारपाई पर सोने के जेवरात और ढेर सारे पैसे पड़े थे। मैं तब सिर्फ 15 साल की थी। मैंने आंखों में डर लेकर माँ से पूछा, "माँ, सुनीता दीदी कहाँ गई हैं?" मेरी माँ बोली, "वो घर छोड़कर भाग गई है।" लेकिन पता नहीं क्यों मुझे माँ की बात पर यकीन नहीं हुआ था। मैं डर गई। जब मेहमान अपने अपने घर वापस लौट गए तो मैंने एक बार फिर माँ से पूछा था, "मेरी दीदी कहाँ हैं?" माँ ने फिर कहा था, बताया तो है कि भाग गई है, हमारे मुंह पर कालिक पोत कर गई है। ज़माने वाले कहते हैं कि मैंने उसकी अच्छे से परवरिश नहीं की थी, लेकिन मेरी नाक कटवा कर भाग गई है, इसलिए वो मेरी नाक कटवा कर भाग गई है।" लेकिन मुझे अपनी बहन के बारे में मालूम था। उसकी ना तो किसी के साथ दोस्ती थी और ना ही किसी से प्यार करती थी, तो फिर वो किसके साथ भाग सकती है। मैंने माँ से कहा, "अगर सुनीता दीदी को भागना ही था तो उन्होंने शोर क्यों मचाया? या हो सकता है किसी ने उसे अगवा कर लिया हो?" माँ ने मुझे घूर कर देखा और बोली, "तू अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दिया कर।" मुझे सुनीता दीदी की बहुत याद आती थी और मैं छुप छुप कर उनके लिए रोती भी थी। लेकिन वो तो इतनी बेवफा थीं कि उन्होंने हमसे दोबारा कभी मिलने के बारे में भी नहीं सोचा। मेरी बहन का दुख मेरे दिल से जाता ही नहीं था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ के ही रहूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी और कैसे ढूंढूंगी। मैंने अपने कमरे में जाकर रौनक के नाम एक ख़त लिखा था। मैंने उसे अपनी शादी के बारे में बताया था। रौनक 2 महीने पहले ही हमारे इलाके में रहने आया था। वो एक पुलिस ऑफिसर था। जब मुझे पता चला कि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो एक दिन मैं माँ से छिपकर उसके घर गई थी। मैंने उससे मदद मांगी थी कि वो मुझे मेरी लापता बहन से मिलवा दे।
और उसके लिए उसने हाँ भी कह दिया था। रौनक एक बहुत ही नरम दिल और मीठी बात करने वाला इंसान था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो मैंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। वो 2 महीने से दीदी को तलाश कर रहा था, लेकिन उनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। मैं रौनक को ख़त लिखकर बेफ़िक्र हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि बाकी का मामला वो संभाल लेगा, लेकिन उसके जवाबी ख़त ने मेरे हौसले पस्त कर दिए। उसने लिखा था, तुम अपने माता पिता का कहना मानो और उनके फ़ैसले के आगे सिर झुका दो। मैं उस ख़त को बड़े अविश्वास से देख रही थी और रो रही थी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। मुझे अपने लिए कुछ ड्रेस बनवाने थे। जब मैं ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार गई तो एक गरीब महिला ने आकर मेरा पल्लू पकड़ लिया और उसने मेरे सामने हाथ फैला दिए। जब मैंने उसे दान दिया तो उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिया। फिर वो बोली, शादी की रात अपने हाथ पर लाल धागा बिल्कुल मत बांधना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगी, रूपल की तरह। इतना कहकर वो महिला भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए सब कुछ छोड़कर घर वापस आ गई थी। सारा दिन मैं उस औरत की बातों को अपने मन से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब रात हुई और मैं सोने के लिए लेट गई तो मुझे वो औरत फिर से याद आ गई थी। मेरी रूह एकदम से काँप उठी। उस औरत में ऐसा कुछ तो ज़रूर था जिसने मुझे चौंका दिया था। क्या था ये मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बातें अभी तक मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, बल्कि गूंज रही थी। वो कौन थी और रूपल को कैसे जानती थी? रूपल मेरे चाचा की लड़की थी। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो अभी तक एक बार भी किसी से मिलने घर नहीं आई थी। बाकी चचेरी बहनों की तरह हमारे घर में और भी कई लड़कियों की शादियां हो चुकी थी। हर लड़की रात को धागा बांधती और सुबह विदा होकर चली जाती, लेकिन फिर उनका कोई अता पता नहीं मिलता। वो कहाँ जाती, कहाँ रह रही होती, किसी को कुछ खबर ही ना होती। मैं अपनी माँ से पूछती तो वो कहती ये सब उस धागे के जादू के कारण हुआ है। मैंने ठान लिया था कि मैं उस धागे के जादू को देखकर ही रहूँगी, लेकिन अब जब मुझ पर वो वक्त आ गया था तो मेरा मनोबल गिर गया था। अभी भी कई पहलू घूमते थे जो मुझे ढूंढने थे। मैंने चुप रहने का फैसला कर लिया था। मैं चुपचाप अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। माँ और पिताजी दोनों ही मेरी तरफ से बेफिक्र हो गए थे। अब वो अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। पिताजी रोज़ सब्जियां बेचने जाते थे और पिताजी के जाते ही मेरी माँ खूबसूरत सी साड़ी पहनकर लिपस्टिक लगाकर कोठी पर काम के लिए चली जाती थी। मैं घर पे बैठी बस इस लाल धागे के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन उस औरत को ढूंढने के लिए मैंने एक बार फिर बाज़ार का चक्कर लगाया था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली थी। मैं बहुत देर तक बाज़ार में उसका इंतज़ार करती रही, फिर मायूस होकर वापसी का रास्ता पकड़ लिया। मैं घर लौट रही थी, तभी मेरी नज़र रौनक के घर पर पड़ी। मेरे मन में आया कि आखिरी बार उससे बात कर लेनी चाहिए। आखिर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि उसने अचानक मुझसे नज़रें क्यों फेर ली। यही सोचते हुए मैं रौनक के घर में दाखिल हो गई थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं आगे बढ़ रही थी कि अचानक माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। मैं बौखलाकर रह गई थी। माँ रौनक से कह रही थी, साहब जी घर की सफाई हो गई है, अब बर्तन धो लूँ? वो भी कुछ बोला था, लेकिन मैं उल्टे कदमों से घर लौट आई थी। अब मुझे पता चल गया था कि रौनक ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया था। वो भला एक नौकरानी की बेटी से शादी क्यों करता? मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। इधर मेरी शादी के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हल्दी के बाद शादी और फिर विदाई थी। मैं डर से काँप रही थी। फिर हल्दी की रात माँ मेरे लिए एक लाल धागा लाकर दे दिया था। उन्होंने वो धागा मेरे हाथ पर बांध दिया था। माँ के जाते ही मैंने हाथ पे बंधा वो लाल धागा कैंची से काट कर छुपा दिया था और अपने पास पहले से मौजूद धागे को अपने हाथ पर बांध कर लेट गई। मैंने नींद आने का नाटक किया था। कुछ ही देर हुई होगी कि मुझे खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई मेरे कमरे की तरफ ही आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। वो आवाज़ मेरे और भी करीब आती जा रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मेरे सामने रौनक खड़ा था। रौनक ने मुझे चुप रहने का इशारा किया था। फिर वो मेरे कान में बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैंने अपने दिल की बात सुनने का फ़ैसला किया। मैं उठी और रौनक के पीछे चली गई। वो मुझे हमारे घर के पीछे ले गया। फिर वो बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना लूँगा। मुझे मालूम था कि वो ही एक मेरा सहारा है। घर की बाकी लड़कियों की तरह वो ही मुझे गायब होने से बचा सकता है। मैंने उससे कहा, हाँ कह दिया तो उसने मुझे दीवार से कूदने को कहा। मैं उसके साथ दीवार लांघ कर अपने घर की चारदीवारी को पीछे छोड़ चुकी थी। रौनक ने मेरा साथ किसी मेहरबान दोस्त की तरह
दिया था। उसने मेरे लिए खाना बनाया। मुझे खाना खिलाने के बाद उसने मुझे एक कमरा दिखा दिया। मैं उस कमरे में आराम करने के लिए इरादे से लेट गई थी। जैसे मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने रौनक को पुलिस की वर्दी में देखा था। वो बोला, मैं अब ड्यूटी पर जा रहा हूँ, तो पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना। रौनक के जाते ही मैंने कुंडी लगा ली। दिन के 12 बज चुके थे। जब मैंने बाजे की आवाज़ सुनी थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज किसकी शादी हो रही है। 3 घंटों के बाद वो बारात बड़ी धूमधाम से लौटी थी। खैर, मैंने अपना सिर झटक दिया। मैं किचन में आकर अपने लिए चाय बना रही थी, जब अचानक पीछे से आकर किसी ने मेरे मुंह पर कुछ रख दिया था। अगले ही पल मैं अंधेरे में डूब गई थी। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक अजीब से घर में पाया। मैंने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखने की कोशिश की। एक अजीब सा कमरा था, कच्ची ज़मीन, पक्की छत। बाहर से बच्चों की रोने की आवाज़ में घूमते सिर के साथ उठकर बैठ गई। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर तो देख लूं कि आखिर मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। बाहर गई तो 4 मैले कुचेले से बच्चे आकर मुझसे चिपक गए थे। वो खुशी के नारे लगाने लगे, माँ उठ गई, दादी जी माँ उठ गई। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी। तभी घर की तरफ से एक दुबली पतली सी बूढ़ी औरत निकलकर मेरे सामने आ गई। वो बोली, हमारे घर में इतनी देर तक सोने का रिवाज नहीं है, तुम अपना चाल चलन सीधा कर लो। मैंने कहा, आखिर आप कौन हैं और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तभी उस औरत ने किसी को आवाज़ देकर पुकारना शुरू कर दिया, महेश आजा, तेरी दुल्हन उठ गई है। मैं हैरान हुई कि ये क्या है। मैं दुल्हन महेश की? लेकिन मेरी शादी तो रौनक से होने वाली थी। मैं मन ही मन यही सब सोच रही थी कि तभी 45 साल का आदमी छत से उतरकर नीचे आ गया था। उसकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी। वो मोटा सा आदमी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, शादी के लिए पंडित जी का इंतज़ाम कर लो। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं ज़ोर से चिल्लाई, तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे रौनक के घर से अगवा कर लिया है। वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। वो आदमी हंसा और बोला, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। हमने तुम्हारा अपहरण कर लिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, रौनक तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि हम तुम्हारे शहर से बहुत दूर रहते हैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। उस आदमी की आंखों में इतना खौफ था कि मैं सचमुच उससे डर गई थी। मैं समझ गई थी कि अब यहाँ से बचकर निकलना मेरे बस का नहीं है, इसलिए मैंने चुपचाप महेश का कहना मान लिया था। शाम को मेरी शादी हो गई और मैं महेश के 4 बच्चों की माँ बन गई। मेरी अनचाही सास ने घर के काम से खुद को अलग कर लिया था कि अब अगवा करके लाई गई दुल्हन सारा घर द्वार संभालेगी। मैंने ये सोच लिया और ख़ुद को इस माहौल में ढालने की कोशिश करने लगी। चूल्हे में जब आग जलाती तो आंखों में इतना धुआं भर जाता कि कई कई पल तक मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था। मैं इसी बहाने से बैठकर रोती रहती थी। मुझे महेश के 4 बच्चों पर बहुत तरस आता था। वो बहुत छोटे छोटे से थे और कोई भी 7-8 साल से बड़ा नहीं था। मैं उन्हें नहलाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनाती थी, लेकिन मैंने अपने दिमाग को हर पल एकदम चौकन्ना कर रखा हुआ था। गांव की औरतें दिन भर मेरी सास से मिलने आती रहती थीं और उन्हीं की वजह से मुझे पता चला कि मुझे भोपाल लाया गया है और इंदौर मेरा जन्म स्थान था। यहाँ कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाता, इसलिए मुझे खुद ही भागने की कोशिश करनी थी। इस घर में रौनक की पत्नी बनकर उम्र बिता देना मेरे लिए संभव नहीं था। ऐसे तो मैं घुट घुट कर मर ही जाती। एक दिन मैं घर का काम काज कर रही थी, तब मुझे एक आइडिया सूझा। मैं तुरंत चकराकर गिर गई। महेश भागकर मेरे पास आया और मुझे पास के अस्पताल में लेकर गया। पूरे रास्ते में मैंने अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली रखी थी। मैं रास्ता समझने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बेहोश होने का नाटक 2-3 बार किया था। फिर मैं अपनी सास को कहती, आप सब्ज़ी खरीदने बाहर क्यों जाती हो? अब आपके आराम के दिन हैं, आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दो। लेकिन वो भी एक चतुर महिला थी, मुझ पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकती थी। फिर मैंने उनके पोते पोतियों को अपना लिया। मैं अपनी सास की खूब सेवा करती थी, महेश का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। घर को मैंने पूरी तरह से संभाल लिया था। तब कहीं जाकर उन्हें मुझ पर भरोसा हुआ था। मेरी सास ने मुझे सब्जियां लाने की इजाज़त दे दी। मैं हर रोज़ रास्ते में रुक रुक कर किसी न किसी औरत से पूछती रहती थी कि भोपाल का बस स्टॉप किधर है और यहाँ से बस स्टॉप तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने में मुझे 2 महीने लग गए थे और आखिरकार मेरी आज़ादी का दिन भी आ गया था। मैंने हमेशा की तरह घर के काम पूरे किए और सास को खाना बना कर दिया। मैंने अपनी सास के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी, इसलिए खाना खाते ही वो सो गईं। बच्चे स्कूल गए हुए थे और महेश अपने काम पर। मैंने घर से कुछ पैसे उठाए
और भाग गई। मुझे सारी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए मुझे खुद पर बड़ा भरोसा था। लेकिन एक कमबख्त डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। डरते डरते मैं बस में बैठ गई थी। मेरा रौनक के बारे में सोच सोच कर ही रास्ता कटा था। जब मैं इंदौर के बस स्टैंड पर उतरी तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अब मैं कहाँ जाती, ये कठिन निर्णय था। लेकिन मैं अपनी सहेली के घर के लिए निकल गई। वो मुझे देखकर चौंक गई। वो बोली, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारी शादी तो भोपाल में हुई थी ना? मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता? तो वो बोली, तुम्हारी बारात के दिन मैं खुद तुम्हारे घर गई थी। तुम्हारी बारात बड़ी धूमधाम से वापस गई थी। फिर मैंने पूरी कहानी अपनी सहेली को सुना दी थी। मैंने उसे बताया, मैं तो घर से भाग गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं तो रौनक के घर पर थी, ना जाने मुझे कौन अगवा करके भोपाल ले गया था। मेरी सहेली बोली, हम इस राज को उजागर करके ही रहेंगे। इसलिए उसने मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में छिपा कर रखा था। वो बहाने बनाकर मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए मेरी माँ के घर जाती थी। माँ ने उसके कोई सवालों का जवाब नहीं दिया था। शायद मेरे ससुराल वालों का मेरी माँ के साथ कोई संपर्क ही नहीं था। मैंने अपनी सहेली के साथ सलाह करके रौनक से मिलने का निर्णय किया। इसलिए मैंने मिलने के लिए शाम के बाद समय तय किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रास्ते में कोई मुझे देखे। इसलिए मैं सबसे छुपते छुपाते रौनक के घर पहुंच गई थी। रौनक के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके घर में दाखिल हो गई थी। मुझे रौनक के बोलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था। शायद वो फ़ोन पर किसी से झगड़ा कर रहा था। वो बोला, अगर लड़की घर से भाग गई है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मैं एक पैसा वापस करूँगा। मैं एकदम से चौंक गई थी और उल्टे कदमों से वहाँ से वापस लौट आई थी। मैंने अपनी सहेली को सारी बातें बता दी तो वो भी काफ़ी परेशान हो गई। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किससे मदद मांगी जाए। इसलिए मैंने सहेली की सलाह मानने का फ़ैसला किया। हम दोनों सीधे पुलिस स्टेशन गए और रौनक के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया था और जब मैं उसे मिलने गई तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो बोला, तुम्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अपहरण में मेरा भी हाथ है? रौनक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हर मुजरिम अपने पीछे कुछ ना कुछ निशान ज़रूर छोड़ जाता है। मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया? रौनक बोला, मैं कोई पुलिस वाला नहीं था। मैं तुम्हारे माता पिता के गिरोह का आदमी हूँ। तुम्हारे परिवार में ये प्रथा थी कि तुम लड़कियों को बेच दिया जाता था, इसलिए लाल धागे का नाटक किया जाता था और उस धागे पर नशीला स्प्रे छिड़का जाता था, जिससे लड़की बेहोश हो जाती थी और वो लोग जिनको लड़की बेच दी जाती वो लोग उसे उठा कर ले जाते थे और उसकी जगह ढेर सारे पैसे और सोने के गहने रख दिए जाते थे। फिर सुबह खाली बारात को धूमधाम से ले जाया जाता था, क्योंकि लड़की को तो पहले ही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता था। उस रात तुम्हारी बड़ी बहन सुनीता ने चालाकी की थी। उसने वो धागा अपने हाथ से उतार दिया था, इसलिए वो भी होश में ही थी। जब उसके ख़रीदार आए तो वो डर गई और चीखने चिल्लाने लगी थी। वो लोग बौखला गए और उसे उठाकर ले गए। बेची जाने वाली हर लड़की को शादी के लिए ही बेचा जाता था, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत ज़िद्दी थी। वो किसी भी हालत में अपने से दोगुनी उम्र के मर्द के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, उसकी दुल्हन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को भिखारिन बना दिया। उस दिन तुमने बाजार में जो भिखारिन देखी थी वो तुम्हारी सुनीता दीदी ही थी। हम जानते थे कि हर लड़की को इस धागे पर शक होता था, इसलिए मैं तुम्हारे हर चचेरे भाई बहन के पड़ोस में पुलिस ऑफिसर बन के जाता था और वो बेची जाने वाली लड़की मुझ पर यकीन कर लेती थी तो मैं उन्हें अपने घर में छुपने की सलाह देता था, जहाँ से उसके ग्राहक उसे उठाकर ले जाते थे। तुम्हारी हर चचेरी बहन अपने पतियों के साथ बस गई है, लेकिन तुम दोनों बहनें हो ही बददिमाग। अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था। मैंने अपने माता पिता सहित घर के सभी लोगों को पुलिस को सौंप दिया था। मैं अपनी माँ से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो पिताजी के घर के बाहर जाने के बाद अजीब अजीब लोगों से मिलती थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो अजीब लोग कौन थे। वो तो हमारे ख़रीदार थे। खैर, अब मैं गली गली में सुनीता दीदी को ढूंढती फिर रही हूँ ताकि हम बहनें एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आप लोग प्रार्थना ताकि हम लोग बहनें अच्छी ज़िंदगी शुरू कर सकें। आप लोग प्रार्थना करें कि मुझे मेरी पीड़ित बहन मिल जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।